हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होता है? व्हेन द इम्पिडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट बिकम्स वेरी स्मॉल। अगर इम्पिडेंस क्या होता है, स्मॉल हो जाता है, देन अ वेरी लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो उस सर्किट में करंट क्या होती है, बहुत हाई अमाउंट में फ्लो होने लगती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस एंड दिस सर्किट इज नोन एज रेजोनेंस सर्किट। इतना क्लियर हुआ? तो जाहिर सी बात है, किसी भी सर्किट का जो इम्पिडेंस है वो स्मॉल हो जाएगा, तब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस कंडीशन को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अब समझते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस किस में होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीआर सर्किट के लिए। किसके लिए? एलसीआर सर्किट के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन एलसीआर सर्किट वी नो डैट इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू वॉट। इम्पिडेंस Z की जो वैल्यू होती है वो होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेशन मैंने करा दिया, आप चाहे तो लास्ट वीडियो में जाके लिंक पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पिडेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सबसे पहले अपने को ये जानना है कि करंट मैक्सिमम कब होगा। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब Z की वैल्यू कम होगी। जब Z की वैल्यू कम कब होगी, जब Z की वैल्यू कम कब होगी, जब एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू जीरो होगी। और एक्सएल माइनस एक्सी क्या होगा, जीरो होगा। कब होगा एक्सएल माइनस एक्सी जीरो, जब एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगी, एक्सी होगी। तो ये यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। तो फॉर रेजोनेंस Z शुड बी स्मॉल, Z शुड बी स्मॉल। अब Z स्मॉल कब होगा, तो मैंने बताया Z की वैल्यू स्मॉल कब होगी, जब एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब Z की वैल्यू R के इक्वल हो जाएगी। फॉर रेजोनेंस Z शुड बी स्मॉल, डेट इज Z इज इक्वल टू R। अगर Z की वैल्यू R की इक्वल हो गई, मतलब ये टर्म जीरो हो गया, तो उस कंडीशन में Z क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो Z अगर स्मॉल होगा तो उस कंडीशन में Z की वैल्यू R की इक्वल हो गई। उदाहरण से हम समझ सकते हैं एग्जांपल से, अगर यहाँ पे वैल्यू इतनी की सॉल्व करने से कितनी आ रही, 20, और ये जीरो हो गया, तो 20 प्लस जीरो कितना आ गया, √20। लेकिन अगर इसी की वैल्यू 2 है तो 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा, √22, मतलब वैल्यू बढ़ गई। तो इसकी वैल्यू जीरो कब, जीरो होने के लिए क्या चाहिए अपने को, जीरो अगर इसकी वैल्यू होती है तब Z की वैल्यू R की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और Z की वैल्यू R की इक्वल कब होगी, तो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या होगी, एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो Z इज इक्वल टू R कब पॉसिबल है, ये वैल्यू कब पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल when what एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जीरो। तो समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, है ना, टॉपिक क्या बोल रहा है कि रेजोनेंस के कंडीशन में Z को स्मॉल होना चाहिए। Z स्मॉल होगा तो I क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे पहले Z को स्मॉल करना पड़ेगा। Z कैसे स्मॉल होगा, Z तभी स्मॉल होगा जब Z की वैल्यू R की इक्वल हो जाएगी। और Z की वैल्यू R की इक्वल कब होगी, ये पॉसिबल कब होगा, जब एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब एक्सएल माइनस एक्सी जीरो होगा तो वी कैन राइट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। वी कैन राइट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, और रेजोनेंस के कंडीशन में यहाँ पे चाहे तो आप क्या लगा सकते हैं, R भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√LC, 1/LC सॉरी, है ना, 1/LC हो जाएगी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√LC। और आपको पता है ओमेगा क्या होता है, 2πf। ओमेगा क्या होता है, 2πf। तो रेजोनेंस का कंडीशन है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, R। तो ये आ जाएगा 1/√LC। और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो FR की वैल्यू क्या आ गई, FR इज इक्वल टू आ जाएगी 1/2π√LC। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। इसी को ही क्या बोला जाता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोला जाता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो इतना क्लियर हुआ कि सबसे पहले आपको रेजोनेंस समझना है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कब होता है, जब Z की वैल्यू मिनिमम होती है और I की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो I की वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाएगी तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अब बात आती है Z की वैल्यू मिनिमम कब होगी, तो जब Z की वैल्यू R की इक्वल होगी। और जब Z की वैल्यू R की इक्वल कब होगी, जब एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू जीरो होगी। और एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू जीरो कब होगी, जब एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगी, एक्सी होगी। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इतना क्लियर हुआ? तो इससे एक फ्रीक्वेंसी निकलेगा जिसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इतना क्लियर हुआ? तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बोल सकते हैं, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी
एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी Z इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो देयर फॉर वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, I नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन Z, यहाँ पे फार्मूला होता है। और Z की वैल्यू क्या हो गई, R हो गई। Z की वैल्यू R क्यों हुई, क्योंकि XL माइनस XC की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो चुकी है। तो XL माइनस XC 0 होगा, तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, √R², दैट इज R। तो I नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन क्या आ गया, Z आ गया। और वी कैन राइट वी नॉट अपॉन क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब भी इम्पिडेंस की वैल्यू कम होती है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इम्पिडेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और यही कहलाता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहलाता है। यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहलाता है। इतना क्लियर हुआ। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में आप समझ सकते हो, क्या बोल सकते हो कि जब आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, इम्पीडेंस क्या होगा LCR सर्किट का स्मॉल होगा, तब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस कंडीशन को ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के केस में पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी। और पावर फैक्टर होता है cos phi इज इक्वल टू R/Z। अब यहाँ Z इज इक्वल टू R हो गया, तो R/R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो याद रखिएगा, LCR सर्किट के केस में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है, 1 होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पावर फैक्टर की वैल्यू LCR सर्किट के लिए क्या होती है, 1 होती है। इतना समझ में आया सबको, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व क्या होता है, तो रेजोनेंस कर्व में देखिए सबसे पहले करेंट और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या बनाया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है, करेंट और फ्रीक्वेंसी के बीच। ठीक है, अब इसमें ग्राफ कैसा बनता है, तो पहला ग्राफ जो रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेते हैं R1, तो रेजिस्टेंस जब R1 है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। R1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करते हैं, कम कर जाते हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता जाता है, R2। फिर रेजिस्टेंस को कुछ कम करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, R3। फिर लास्ट में जब R4 करेंगे तो कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे जो पिक पॉइंट होता है, वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी को बोली जाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोली जाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जहाँ से दोनों साइड क्या होता है, वेरिएशन स्टार्ट होता है। इस साइड भी वेरिएशन स्टार्ट हो रहा है, इस साइड भी क्या होती है, वेरिएशन स्टार्ट होती है। तो इसका रेजिस्टेंस R हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे जैसे करंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। समझ में आ गया। तो जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है उसमें ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू पिक पे होती है, मतलब कम होती है, मिनिमम होती है, उस समय करंट क्या होता है, पिक पे होता है, मैक्सिमम करंट होता है, तब अपने को क्या मिलता है, शार्पनेस मिलता है। तब ग्राफ कैसा होता है, शार्प होता है। समझ में आ गया। तो लेस रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ कैसा होगा, शार्प होगा। और बोल सकते हैं यहाँ पे कि मोर रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, फ्लैट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर लेस रेजिस्टेंस रेजोनेंस इज शार्प, फॉर लेस रेजिस्टेंस रेजोनेंस इज शार्प, रेजोनेंस इज शार्प। इतना क्लियर हुआ। और इसी को जस्ट उल्टा लिखेंगे तो फॉर मोर रेजिस्टेंस रेजोनेंस इज फ्लैट, रेजोनेंस इज फ्लैट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि रेजोनेंस कर्व के थ्रू समझाइए फ्लैट और शार्प कंडीशन को, रेजोनेंस के शार्प और फ्लैट को एक्सप्लेन करिए। तो आप यहाँ से ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं। दिस कर्व इज कॉल्ड रेजोनेंस कर्व। इतना समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जा रही है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया। और जिस पॉइंट से दोनों तरफ वेरिएशन स्टार्ट होता है, उस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी को ही अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 की वैल्यू ज़्यादा है, फिर R2 थोड़ा कम, R3 थोड़ा कम, R4 और भी कम हो गया है। समझ में आ गया। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, फॉर्मूला है हमारे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो करंट क्या होता जाएगा, मैक्सिमम होता जाएगा। और करंट अगर मैक्सिमम होते जा रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस क्या हो रहा है, शार्प हो रहा है। रेजोनेंस क्या हो रहा है, शार्प हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर लेस रेजिस्टेंस रेजोनेंस इज शार्प, फॉर मोर रेजिस्टेंस रेजोनेंस इज फ्लैट। इतना क्लियर हुआ। तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस किस में होता है, सबसे पहले LCR सर्किट में होता है।
कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। आई z की वैल्यू मिनिमम होगी तो आई नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। z की वैल्यू मिनिमम कब होगी, z की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब z की वैल्यू r के इक्वल होगी। z की वैल्यू r के इक्वल कब होगी, जब xl माइनस xc की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। xl माइनस xc की वैल्यू 0 कब होगी, जब xl इज इक्वल टू क्या होगी, xc होगी। और जब xl की वैल्यू xc की इक्वल होगी तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट LC। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसका आता है एग्जाम में डिराइव करना कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन डिराइव करिए। इतना क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन में z इज इक्वल टू r होता है। z इज इक्वल टू r इसलिए होता है क्योंकि z का फार्मूला होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो XL माइनस XC आपस में इक्वल हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी, r। और जब z r के इक्वल हो जाएगा तो अपन बोल सकते हैं आई नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन जेड ना होकर वी नॉट अपॉन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो इस स्थिति में आपको z की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। न्यूमेरिकल में भी अगर कभी भी z की वैल्यू जरूरत पड़ी, आई नॉट निकालना है और रेजोनेंस सर्किट है तो सीधा सीधा आप r की वैल्यू पुट करके वी नॉट अपॉन आर करके आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे आप किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। तो z की वैल्यू मिनिमम होगी तो आई नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो वी कैन राइट इन रेजोनेंस आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, LCR सर्किट में अगर रेजोनेंस कंडीशन है तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर का फार्मूला R/Z होता है। तो ये हो जाएगा R अपॉन R क्योंकि Z की वैल्यू R हो जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो पावर फैक्टर यहाँ पे क्या होता है, यूनिटी होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी इन LCR सर्किट। तो ये दिमाग बैठा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद रेजोनेंस कर्व की बात करते हैं। तो रेजोनेंस कर्व में सिर्फ अपने को ध्यान देना है, जैसे जैसे ग्राफ में अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं, करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता जाता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर लेस रेजिस्टेंस रेजोनेंस इज शार्प। तो लेस रेजिस्टेंस मतलब R4, तो रेजोनेंस इज क्या होगा, शार्प होगा। और सेकंड कंडीशन फॉर मोर रेजिस्टेंस मतलब R1 की बात कर रहा है, रेजोनेंस इज फ्लैट। फ्लैट मतलब इस तरीके से होगा, रेजोनेंस कैसा होगा, फ्लैट होगा। और जैसे ऊपर जाते जाओगे क्या होता जाएगा, शार्प होता जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जिस पॉइंट से वेरिएशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को स्पेशली एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है और साथ ही साथ इसके कर्व को ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं क्वालिटी फैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर एट रेजोनेंस टू द अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। मतलब वोल्टेज अक्रॉस L और C, वोल्टेज अक्रॉस L भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, C ले सकते हैं। वोल्टेज अक्रॉस C, इसका अप्लाइड वोल्टेज के साथ रेशियो। तो अप्लाइड वोल्टेज के लिए कौन है, रजिस्टर, क्योंकि Z इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो अप्लाइड वोल्टेज का रेशियो मतलब VR के साथ इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। तो जो Q फैक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, वोल्टेज अक्रॉस L और C का रेशियो किसके साथ, VR के साथ। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें सबसे पहले मैं VL का जो रेशियो है वो किसके साथ लेता हूँ, VR के साथ लेता हूँ। तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आती चेक करते हैं। तो VL का रेशियो अगर मैं VR के साथ लूँगा तो VL होता है क्या, IXL। VL की वैल्यू क्या होती है, IXL होती है। VR क्या होता है, IR। तो यहाँ से I क्या हो गई, कैंसिल। IRMS भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। और XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L। और एट रेजोनेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रेजोनेंस के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, R लगा देंगे। XL होता है ओमेगा L, तो यहाँ पे ओमेगा RL अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और ओमेगा R की वैल्यू जस्ट अपन पढ़े हैं, ओमेगा R की वैल्यू होती है 1/√LC होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, देखिए आगे ओमेगा R की 1/√LC हो गई, 1/√LC इंटू L/R। L को लिख सकते हैं √L इंटू √L और अपॉन क्या हो जाएगी, R। तो यहाँ से √L और इसका √L आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1/R अंडर √L/C। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, द फार्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर। इतना क्लियर हुआ। तो ये L का किसके साथ रेशियो लिए, R के साथ, VL का VR के साथ। और इसी को अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस C लेके चलता हूँ टू द अप्लाइड वोल्टेज R के साथ, अक्रॉस R के साथ, तो VC अपॉन क्या हो जाएगी, VR हो जाएगी। तो इस कंडीशन देखिए VC की वैल्यू क्या होती है, IXC। VC की वैल्यू क्या होती है, IXC। VR होता है IR, IRMS भी ले सकते हैं अपन, IRMS है ना। तो यहाँ से I क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब आगे देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। XC होता है 1/ωc, रेजोनेंस के केस में ओमेगा R लेते हैं, ठीक है। और ओमेगा R की वैल्यू क्या होती है, अपन यहाँ पे लिखे जस्ट 1/√LC।
तो ओमेगा आर की वैल्यू 1/√LC करूँगा तो ये हो जाएगा √LC ऊपर चले जाएगा, नीचे बचेगा C इंटू आर। इतना क्लियर। अब देखिए आगे √LC अपॉन √C को लिख सकता हूँ √C इंटू √C और बच गया √R। तो यहाँ से C जो है आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या हो गया 1/R इज इक्वल टू √L/C। तो दोनों कंडीशन में फार्मूला क्या आता है, सेम आता है। तो ये जो कहलाता है वो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला कहलाता है। तो यहाँ पे पूछता है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला डिराइव करने के लिए तो आप ये यहाँ तक बना सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, L या C के क्रॉस वोल्टेज और अप्लाइड L या C के क्रॉस वोल्टेज ले सकते हैं, और अप्लाइड रेजिस्टेंस क्या वोल्टेज होता है जो VR होता है उसका रेशियो होता है। मतलब द रेशियो ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L और C इंडक्टर और कैपेसिटर एट रेजोनेंस टू द अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। मतलब L या C के क्रॉस वोल्टेज लेना, उसका रेशियो किसके साथ, अप्लाइड वोल्टेज के साथ। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। और क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है, इट शुड बी ऑलवेज 200 और मोर। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज 200 और मोर। 200 से कम नहीं होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। एक पॉइंट और है जिसको अपन देखते हैं, द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय द क्वालिटी फैक्टर। आपको याद रखना है, द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस is measured by the quality factor, इतना क्लियर हुआ। तो जो भी शार्पनेस होता है उसको मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, क्वालिटी फैक्टर का यूज़ करते हैं। मतलब शार्पनेस को मेज़र करने के, रेजोनेंस का शार्पनेस कितना है उसको मेज़र करने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, क्वालिटी फैक्टर का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हुआ। तो इससे अपन जब ग्राफ में देखते हैं, जैसे I0 का अपन ग्राफ बनाते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के साथ, कुछ इस तरीके का बनता है। इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी मान लो ω1 है, यहाँ पे क्या है ω2 है, और ये जो होगी वो क्या होगी, डेल ओमेगा होगी। ये क्या होगी, डेल ओमेगा, और ये हो जाएगी डेल ओमेगा। तो इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो कितनी की होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की 2 डेल ओमेगा की होगी। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी जो होगी, बैंडविड्थ जो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वालिटी फैक्टर होता है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो Q फैक्टर जो होता है वो यहाँ पे बोल सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का क्या होता है, रेशियो होता है। तो Q फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या होता है, बैंडविड्थ होती है। एक अदर फार्मूले के टर्म में देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय द क्वालिटी फैक्टर। तो शार्पनेस को मेजर करने के लिए, किसी भी रेजोनेंस के शार्पनेस को मेजर करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर से ही पता चलता है कि रेजोनेंस कितना शार्प है। तो ये हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया ω/r, और बैंडविड्थ हो गई कितनी है यहाँ की बैंडविड्थ, डेल ओमेगा, मतलब कितनी हो जाएगी, 2 डेल ओमेगा हो जाएगी बैंडविड्थ, 2 डेल ओमेगा। और 2 डेल ओमेगा की जो वैल्यू होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी होगी, 2 डेल ओमेगा की। तो यहाँ तक का डिस्टेंस ω2 वैल्यू, यहाँ तक का ω1, तो ω2 माइनस ω1, तो ω2 माइनस क्या हो जाएगी, ω1 हो जाएगी। तो ये भी फार्मूला जो होता है वो किसका होता है, क्वालिटी फैक्टर का ही होता है। आप इसको अभी न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ω/r अपॉन ω2 माइनस ω1 होता है। तो ये किसके टर्म में होता है, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस के फॉर्म में होता है। मतलब बोल सकते हो कि क्वालिटी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको अपन किसके लिए मेजर करते हैं, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो ये था आपका टॉपिक कौन सा, क्वालिटी फैक्टर। तो मैंने आपको जो पढ़ाया है, कौन कौन सा चीज़ पढ़ाया आपको, मैंने इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पढ़ाया और साथ ही साथ उसके क्या पढ़ाया, क्वालिटी फैक्टर पढ़ाया। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको तैयारी कर लीजिए। इतना क्लियर है। थैंक यू सो मच।